नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिनको लेकर के लोगों की चिंताएं होना बड़ा स्वाभाविक है। कुछ ऐसी इंटरनेशनल हस्तियों के बयान किसान आंदोलन के बारे में आना, चाहे ग्रेटा हो, चाहे रिहाना हो, चाहे मिया खलीफा हो, चाहे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी या भतीजी हो, आज भी अमेरिका की एक पॉलिटिशियन का बयान आया है। इसके बाद से हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी सरकार है, उसके कान खड़े हुए और उन्होंने ये सोचा कि भाई आखिर ये इंटरनेशनल लेवल की हस्तियां अचानक से भारतीय किसानों या उनके आंदोलनों को लेकर के इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं। एजेंसियां खंगाल रही हैं और किसी एक हस्ती से, जो ग्रेटा है, स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता है, उससे गलती भी हो गई तो हमारी एजेंसियों ने वो जड़ें टटोलनी शुरू की हैं। गूगल से भी पूछा है कि सबसे पहली बार ये गूगल ड्राइव पर किसने अपलोड किया था, जो पूरा रोड मैप था कि किस दिन क्या करना है, कौन से हैशटैग का इस्तेमाल करना है और कैसे। इसकी इसके जो तार हैं वो कनाडा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक खालिस्तानी संगठन से और उसके नेता से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आंदोलन 70 दिन से ज्यादा समय से दिल्ली में चल रहा है। इससे पहले 2 महीने पंजाब में चला। तो ये आंदोलन किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके क्या खतरे दिखाई दे रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं सिविल इंजीनियर और इनका फौजी बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रमनीक सिंह मान। तो रमनीक सिंह मान जी के पास चलते हैं। रमनीक सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। रमनीक सिंह जी, जो ये खबरें आई हैं हाल में, ये चिंता बढ़ाने वाली हैं और कहीं ना कहीं इनसे लग रहा है कि ये आंदोलन शुरू में भले ही किसानों का लग रहा हो, पर अब पूरी तरीके से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे इसके संचालक दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ नहीं है, विदेशों में है। नमस्कार चौधरी साहब, आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। बहुत और स्वागत है। हाँ, धन्यवाद आपका। और सीधा आपके सवाल के जवाब से आगाज करते हैं। देखिए, चिंता का विषय ये था जब तक इसके पीछे के पर्दे के पीछे के जो कलाकार हैं ना, जब वो दिख नहीं रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग वास्तव में, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही। पता तो था बहरहाल, एजेंसीज की अगर हम बात करें, एजेंसीज को तो समझ में आ रही थी। पर एक कॉमन सिटीजन के मन में, आपके मेरे मन में, हम जैसे और 135 करोड़ भारतवासियों के मन में ये सवाल थे, और वाजिब सवाल थे, कि ये मोटिवेशन कहां से आ रही है, ये फंडिंग कहां से आ रही है, ये सारा अमला है क्या। तो ये कुछ हद तक मैं समझता हूं कि चिंताओं को घटाने की बात है, चिंताओं को बढ़ाने के बजाय। आपने वो बात किया, उस एनवायरमेंटल लड़की ग्रेटा की आपने बात करी। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्रेटा के अभी स्कूल जाने के दिन है, और नकल के लिए अकल चाहिए होती है। वो बेचारी, वो जो चीज वो कहते हैं ना कि नहीं बतानी थी, वो बता गए। अब वो बता गए तो जाहिर सी बात है कि एक लीड मिल गई उसके अंदर से, और ये कुछ बातें और वाजे हुई। बड़ा एक दो दिन तो चर्चा चली साहब, रिहाना ने कर दिया ट्वीट, और रिहाना ने तो 18 करोड़ रुपए लेके ट्वीट किया रिहाना ने। जी जी। अरे आप हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे किसान भाई परेशान है, उनको आप दीजिए ना पैसा, कि अगर आपके पास इतना फालतू पैसा है अपने पॉलिटिकल स्टंटबाजियों के लिए और भारत को तोड़ने के प्रयास करने के लिए, अगर आपके पास इतना फालतू पैसा है, तो जो वास्तव में, जो आप जिनके लिए एलिजिडली, यानी तथाकथित रूप से आप जिन लोगों के लिए, किसानों के लिए आप कर रहे हैं, तो उनकी तरफ आपने क्या तवज्जो दी आज तक, वो समझ में आ जाए। और दूसरी बात,
जितनी फोर्सेस हैं, तो ऐसा विद इन इंडिया या आउटसाइड ऑफ इंडिया, जी। वो चाहे पाकिस्तानी फोर्सेस हो या पाकिस्तानी सिंपथाइजर्स हिंदुस्तान के अंदर हो, वो खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हिंदुस्तान के अंदर हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, वो कम्युनिस्ट हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर हो, हर एक का अपना अपना मोटिव है, हर एक का अपना अपना कारण है, पर वो सब मिल के ये काम इसलिए कर रहे हैं कि उनका टारगेट एक है, भारत की एकता, अखंडता और भारत की जो निरंतर ग्रोथ है उसको चैलेंज मानते हुए, एक मजबूत और एक सशक्त भारत को चैलेंज मानते हुए ये लोग सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं उसके अंदर। और जो इंडियन स्टेट है, जो हमारी सरकार है या जो हम हैं, क्योंकि हम 135 के बिना ना तो भारत है और ना भारत के बिना हम 135 हैं साहब। बिल्कुल। ना हमने आज तक होने दिया और ना कभी हो पाएगा, ना आप कभी होने देंगे इस चीज। मैं धालीवाल का 26 जनवरी का एक वीडियो सुन रहा हूं और उस वीडियो में वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब 1970 से हमारा ये सपना है और ये आंदोलन अगर खत्म भी हो जाए, जो तथाकथित किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो हमारा जो मिशन है वो खत्म नहीं होगा। यानी ये आंदोलन हम खत्म नहीं होने देंगे। इतने कॉन्फिडेंस में वो कैसे है? और ये लोग जो उनसे या उन जैसे दूसरे भाइयों से पैसे ले रहे हैं और यहाँ आंदोलन चला रहे हैं, आखिर इनका मोटिव क्या है? और दूसरों से पैसे लेकर के आप अपने घर में आग लगाने की अगर बुनियाद तैयार कर रहे हैं, अगर आप आधार तैयार कर रहे हैं, तो ये कैसी किसानी है? और क्या इनकी राष्ट्रभक्ति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? नहीं सर, राष्ट्रभक्त तो ये है ही नहीं। प्रश्न चिन्ह और ना प्रश्न चिन्ह और सर्टिफिकेट तो दिया कराया साहब। जब अपने मुंह से बोल दिया, जितनी बातें कही उसने, उसके बाद तो राष्ट्रभक्त कहां से हुए साहब। और थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं धालीवाल की, ये 1970 के बाद नहीं, 1971 के बाद इनको तकलीफ ज्यादा शुरू हुई थी, क्योंकि ये आईएसपीआर का जो काम है उसको आईएसआई कह देते हैं, अब इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है इनका, पाकिस्तान का। ये जो आईएसपीआर है, ये आईएसपीआर के काम है। ये केटू जो सारा धंधा है केटू का, आप देखिए ना कश्मीर, आप तो पता नहीं रहे नहीं रहे साहब, मैं रह के आया, मैं देखा कश्मीर में। जी जी। कश्मीर बड़ा पीसफुल था साहब। ये तो मच लेटर इन टाइम जो है, 90 के बाद जो है ये कश्मीर के अंदर दिक्कतें आनी शुरू हुई, उससे पहले तो बड़ा पीसफुल था कश्मीर। देखा हमने कि जब बांग्लादेश बना था साहब, बांग्लादेश बना उसके बाद ये छटपटाने लगे साहब। इनको लगा कि साहब ये तो हमारा मुल्क टूट गया। इनका मुल्क टूटा है साहब, इन्होंने अपनी जमीन खोई है। एक इंस्टेंस जो है, जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री होते थे, उस वक्त जब तिब्बत के ऊपर एसेशन कर लिया, चाइना ने आके जबरदस्ती कब्जा कर लिया और कुछ इलाका भारत से भी इन्होंने ले लिया, अक्षय चिन्ह का और तमाम जगहें जो इनके कंट्रोल में है अभी, जहां पे हम LAC की बात करते हैं, एक्चुअल कंट्रोल की। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया हैज ओनली ग्रोन। सिक्किम का एनेक्सेशन हुआ, सिक्किम भारत के साथ जुड़ा, इंडिया इज ग्रोन एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो, और हम आगे भी बढ़ेंगे। जी जी। पर ये जो दो फंडामेंटल बातें हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पंजाब बनेगा खालिस्तान, तो ये पंजाब, हमारे पंजाब की बात क्यों करते हो तुम? अपने पाकिस्तान में जो पंजाब है डिक्लेयर कर दो उसको खालिस्तान। लाहौर तुम्हारे पास है भाई, दे दो राजधानी। ननकाना साहब तुम्हारे पास, करतारपुर साहब तुम्हारे पास, पंजा साहब तुम्हारे पास, अब दे दो। आप कह दो कि साहब हमने डिक्लेयर कर दिया खालिस्तान को, हमने दे दिया, बाकी तुम लोग फिर तो मानेंगे। जहां पे 56% सिख पॉपुलेशन है, उसको तो कहते तुम लड़ो। और जहां पे 8-7% थी, गिनती के सिख रह गए साहब। और क्रिश्चियनों के लिए तो मैं आपको बताऊं, अगली बार जो है ना, इमरान खान फोन करके कह देगा क्रिश्चियनों को मैरी क्रिसमस। इतने से रह गए, 8-10 फोन करेगा, निपट जाएंगे बस। इतना सा काम रह गया इन लोगों को। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि ना तो ये आप एक काम करो, रिलीज कर दो, नक्शा रिलीज कर दो खालिस्तान का, मैं आपको मान जाऊंगा। ये अगर नक्शा रिलीज कर देना खालिस्तान का, मान जाएंगे भाई ठीक है, ये आपका मौकफ था और ये आप इसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं, और आप जितनी आपकी सोच है, जो आपका विचार है, वो कर लीजिए, आप देख लेंगे हम भी एक बार क्या होता है। जियाउल हक ने कहा था कि भाई ये नक्शा मत दिखा देना दुनिया को। सरदारों को ये लग गया ना पता कि ये भी पॉसिबल है, हम ये भी ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक नैरेटिव सेट करने की मेरे को, आपको, हम जैसे सब राष्ट्रभक्त लोगों को चाहिए कि ये इतने सालों से कह रहे हैं कि साहब कश्मीर हमारी शाहरग है, हम लेके रहेंगे, और हम पंजाब बनेगा खालिस्तान, हम क्यों नहीं कह सकते भाई वो तुमसे लेंगे? क्यों? हम लोग एक सिविलाइज नेशन, हम कहते हैं कि नहीं साहब, तुम्हारी सॉवरेंटी है, तुम्हारा मुल्क है, बंटवारा हो गया था, हमने तस्लीम कर लिया। ये तस्लीम नहीं करते। तो ये जो इनका मौकफ है, इनका बड़ा गलत मौकफ है। और मैं कल भी बैठा था कमर के साथ, मैंने कमर चीमा को कहा, आप लोगों की इतनी ढीठ कौम है, आप लोग मानते नहीं है, आपको मार पड़ती है, आप बोलते पड़ी नहीं, मानते ही नहीं। अब कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनाइल, क्या हल है बताओ साहब? तो सब क्या हल है? कोई हल नहीं। और ये जो धालीवाल टाइप के लोग हैं, इनको पैसा मिलता है साहब ये सब बोलने के लिए। रिहाना को पैसा मिला है ट्वीट करने के लिए। ये लोग देवर ऑल गेटिंग ऑर्गेजम्ड कि जी मियां खलीफा ने ट्वीट कर दिया। अरे भैया, उसको पता ही कुछ नहीं यार, पैसा दिया, ट्वीट करवा दिया उससे। ये इन लोगों की बातों को बहुत संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ना आपको वाजे तौर पे दो बातें बताऊंगा। बिल्कुल। मैं पहली बात कही कि साहिब गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह की, और मैं नौवीं पातशाही की, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह की। गुरु नानक साहब ने कहा था, खुरसान खसमन्ना किया, हिंदुस्तान डराया। ये जो बड़ा चूरन चटाते हैं ना कांग्रेस वाले की जी, द आइडिया ऑफ इंडिया और ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अरे तुम्हारे से बहुत पहले था डिस्कवर्ड इंडिया। उसको हिंदुस्तान भी कहते थे, उसको भारत भी कहते थे। हजारों साल पुरानी। बहुत पुरानी संस्कृति है साहब। बिल्कुल। और मैं खालिस्तानियों को समझाने के लिए कह रहा हूं, पहली पातशाही ने कहा था, खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। पंजाब एग्जिस्ट करता था साहब। गुरु साहब ने नहीं कहा खुरसान खसमाना किया, पंजाब डराया। द आइडिया ऑफ खालिस्तान वॉज नेवर गिवन बाई द गुरुज। गुरुओं का दिया हुआ मौकफ नहीं है ये, उनका दिया हुआ आइडिया नहीं है ये। नहीं तो कहते खुरसान खसमाना किया, खालिस्तान डराया। बिल्कुल। ठीक है। नौवीं पातशाही के लिए कहते हैं हिंद दी चादर। हिंद की चादर कहते हैं नौवीं पातशाही को। और हिंद की चादर कहते हैं तो वो उस हिंद की परिकल्पना है जो हिंदुस्तान की बात गुरु नानक साहब करते हैं, गुरु नानक साहब ने की है। ये उस हिंद की बात हो रही है। नहीं तो कह सकते थे पंजाब की चादर, खालिस्तान की चादर, नहीं कहा ना साहब। उसके सही। कारण है, उसके कारण है क्योंकि सांझीवालता और इंसानियत की बात करी और अपने जीवन से उपदेश दिया। वाणी में तो उपदेश है ही, वाणी में उपदेश है। वाणी में 6 गुरुओं की वाणी है, 17 भक्तों की वाणी है, 11 भट्टों की वाणी है, पीरों की वाणी है, गुरसिखों की वाणी है। वाणी में तो उपदेश है ही, पर अपने जीवन के चरित्रार्थ करके बताया है कि ये होनी चाहिए आपकी जिंदगी, ये हमारा आपके लिए एक संदेश है। तो गुरुओं के जीवन संदेश को अगर आप ना समझें, नौवीं पातशाही की शहादत के बाद ना, गुरु गोविंद साहब ने अपने पिता के लिए कहा था, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किनु बधु कालू में राखा। यानी कि जी। तिलक और जनु के प्रभु आप रक्षक है, आपने रक्षा करी, आपके तिलक और जनु की रक्षा करी। और किनु बधु कालू में राखा, यानी कि इस कलयुग में आपने रक्षा करी और आपने सहारा दिया। तो आप ये बात कैसे किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव में, किसी भी आईएसपीआर के नैरेटिव में, किसी के भी नैरेटिव में आप इस बात को कैसे कबूल, तस्लीम और मान सकते हैं कि ये गुरुओं के दिखाए रास्ते पे आप चल रहे हैं? ये गुरुओं का दिखाया रास्ता नहीं है साहब। और मैंने, आप पता नहीं आपने ध्यान दिया कभी, ये नहीं, मैंने टीवी पे कई बार कहा है कि जी। ये जो किसान आंदोलन है, ये बहाना है, और ये भारत की एकता और भारत का मजबूत नेता
मोदी इनका निशाना है। ये सच्चाई है साहब इसकी। और ये आप मान लीजिए, हालांकि होने का नहीं, पर अगर ये कानून वापस हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं साहब 370-35 से वापस लाओ, नहीं साहब ये जीएसटी वापस करो, नहीं साहब ये जो आप लेबर रिफॉर्म्स लाए हो ये वापस करो। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, कहीं ना कहीं इनके अंदर डर भी है। जी जी। आज चक्का जाम किया चोई साहब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में नहीं किया। उत्तराखंड में तो सपोर्ट नहीं है, जीरो सपोर्ट है। और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किया चक्का जाम? योगी से डरते हैं। आंखों से आंसू निकलते हैं साहब, सोचते हैं। मैं आज अमरिंदर सिंह का एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आंदोलन की आड़ में साजिश रच सकता है। तो ये अमरिंदर सिंह को इतनी देर से समझ में क्यों आया? आए नहीं नहीं, देखो जी साहब, मैं ना आपको दो तीन बातों पे लेके जाता हूं, और उनके अंदर से ना आप इसका जो मोटिव है ना वो डिराइव करने की कोशिश करना। जी दिन, जगह और इवेंट। दिन 26 जनवरी, जगह लाल किला, और इवेंट तथा कथित ट्रैक्टर यात्रा पर बिल्कुल। तिरंगे का अपमान। ये तीन इवेंट्स हैं। इनके बाद कहानी पलटी। कहानी पलटी, वहां पीएसी लग गई, उसके बाद वो रो पड़ा, और रो पड़ा उसने एक कास्ट बेस्ड सेंटिमेंट को अपने साथ जोड़ा। बहुत से जो देश प्रेमी किसान हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो उनका साथ छोड़ गए। कई सारी किसान जी संगठनों ने अपना समर्थन वापस भी लिया। बिल्कुल। और मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं, आपने तो एक ट्वीट पढ़ के बताया, मैं आपको दो ट्वीट और बताता हूं कैप्टन अमरिंदर के। जी 2 दिन पहले उनका ट्वीट आया था कि साहब बड़ी भारी मात्रा में पंजाब में ड्रोन के रास्ते पाकिस्तान से हथियार भेजे जा रहे हैं। ओके। और एक उनका वीडियो ट्वीट और आया था कि ब्लू स्टार जैसे हालात बन सकते हैं पंजाब। साहब आप मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट के, आप बॉर्डर स्टेट के मुख्यमंत्री, आपको आपके एडीजीपी या डीजीपी बॉर्डर रेंज ने आपको एक खुफिया रिपोर्ट दी कि साहब ये दिक्कत वहां पेश आ रही है, वहां पे इस तरह से हम लोग पकड़ रहे हैं, वहां पे ये आर्म ड्रॉपिंग हो रही है, और ये एक सीरियस इशू बन सकता है। आप ट्विटर पर डालेंगे क्या? हाँ, होम मिनिस्ट्री को ये भेजो सें, भाई। ये सेंसिबिलिटी है क्या एक चीफ मिनिस्टर की? और कैसा चीफ मिनिस्टर? जो एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी है, कैप्टन फौज का। तो भैया कर तो आप राजनीति रहे हो, और इलेक्शन आपके सिर पे है। और राजनीतिक दल, अगर मैं आपको बताऊं सही मानों में अगर अस्तित्व में कोई है, तो वो कांग्रेस और अकाली दल। जी बारी बारी लूट के खाया पंजाब को साहब, तसल्ली से लूटा है। इनके मुर्गी खाने जो है ना साहब बादलों के, इनके मुर्गी खाने, वो आजकल सुख विलास 5 स्टार होटल है साहब। सुख विलास 5 स्टार होटल, पोल्ट्री फार्म, कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, केबल टीवी, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग। धंधा बताओ ना साहब कौन सा नहीं करते ये। कुछ 100 करोड़ के नहीं, कुछ 1000 करोड़ के मालिक हैं ये लोग, कुछ 1000 करोड़ के। और कैप्टन साहब आजकल अपने आधिकारिक रेजिडेंस में रहते नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो मुख्यमंत्री निवास है ना उस पर रहते नहीं है ये। इनका इसकी प्राइवेट वजह क्या? फार्म है थोड़ा सा। है? इसकी वजह बताओ क्या ना, है? जी बताएंगे जी। चौधरी साहब, बताएंगे बताएंगे, अब आएंगे तो बताएंगे। जी जी। देखिए ये थोड़ी सी दूर चंडीगढ़ से एक सिसवा करके जगह है जंगलों में, वहां पे इन्होंने अपना एक बिल्कुल डैम के पास फार्म हाउस बना लिया है। वो थोड़ा सा रूल इधर को बेंड किया, थोड़ा सा उधर को किया, कुछ जंगलात की जमीन जो फॉरेस्ट के अंडर थी वो कर करा के उन्होंने अपना फार्म हाउस वहां पे तैयार कर लिया। सिसवा है पंजाब में, चंडीगढ़ है यूटी। लॉ एंड ऑर्डर होता है साहब स्टेट सब्जेक्ट। बिल्कुल। चंडीगढ़ में चलेगी चंडीगढ़ पुलिस, और पंजाब में चलेगी पंजाब पुलिस। अगर कोई हरकत होती है मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो चंडीगढ़ पुलिस को पूरा इख्तियार है कि जो लोग उसमें संलिप्त हैं, मुलव्वज हैं, उनको उठा के ले जाए, उनसे तफ्तीश करे, उनसे इंक्वायरी करे, और उनके ऊपर मुकदमा चलाए। जी
पर पंजाब की पुलिस तो पंजाब के मुख्यमंत्री के अधीन है साहब। आप कीजिए जो वहां करना है, आपको पूछने वाला कौन है? एक सहाफी बोलते हैं साहब पत्रकार को, जर्नलिस्ट को। हाँ। एक सहाफी है साहब, बहुत नजदीक है कैप्टन साहब के। हम्म। उन्होंने शुरू शुरू के बहुत दिन बहुत घुमा के रखा था, और अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट उनके पास पोस्टिंग ट्रांसफर और ये सब अपॉइंटमेंट के लिए जाते थे। मैं जानता हूं उनको। हाँ, और वो सहाफी इधर की नहीं है साहब, वो जरा रेड क्लिफ लाइन यानी कि बॉर्डर के उस पार की है वो। बिल्कुल। अरूसा आलम नाम है उनका। तो बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो लोगों को समझ में नहीं आ रही, लोगों को पता नहीं है कि साहब क्या हो रहा है। पर हकीकत यह है कि बहुत कुछ हो रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा ना साहब, कि बहुत अच्छा हुआ 135 करोड़ देशवासियों को इनको पता तो लगा कि ये टूल किट क्या चीज होती है, ये गूगल डॉक्यूमेंट क्या चीज होती है, और कहां से पैसा किसको कितना जाता है, और क्या कुछ होता है और क्या ड्रामा है। तो ये चीजें खुल के परत दर परत बाहर आ रही है। तो मैं समझता हूं कि जो सच्चाई है इस आंदोलन की, उससे तो ये बहुत दूर चले गए। और सरकार को चाहिए कि एक कानून ऐसा भी बनाए कि धरना प्रदर्शन देना है वो संवैधानिक अधिकार है, और माइलॉर्ड जो है हमारे, वो तो कहते हैं कि साहब सड़क भी बंद कर लो कोई बात नहीं, पर वो कानून सरकार को लाना पड़ेगा अगली बार, कोई भी नया कानून लाने से पहले, कि सड़कें किसी का बाप ना बंद कर पाए हमारी। कम से कम इतना तो हो, कम से कम इतना तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह की साजिशें थी लाशें बिछवाने की लाल किला के आसपास, और उसके बाद पूरी दुनिया में मोदी सरकार को बदनाम करने की, और 1984 का जो कलंक है कांग्रेस के माथे पर उसको ढांप देने की, ये तो मोदी सरकार है। मोदी बैठे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। मेरे विचार से वो तू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति है। इनकी साजिशों को वो बेहतर तरीके से जानते हैं, और इसलिए अभी तक भी कोई मौका सरकार ने इनको दिया नहीं है। जिन साजिशों के तहत ये लोग यहाँ आकर के बैठे थे, और एक के बाद एक जो प्रोग्राम दे रहे हैं, वो सारे टकराव के प्रोग्राम दे रहे हैं। जिन चीजों को लेकर के ये यहाँ बैठे थे, उन चीजों में इनकी दिलचस्पी है क्या? और अगर है तो इसके पीछे कौन है कि 3 कानून वापस लो? देखो साहब, सच्चाई ये है, इन्होंने पढ़े। अब चूंकि जो मुख्य विपक्षी दल है तथाकथित, उनके जो सर्वोच्च नेता हैं और भविष्य में जो अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे देखते हैं, थोड़े से ट्यूबलाइट किस्म के आदमी हैं। पढ़े, उनको समझने में थोड़ा वक्त लगा, और वक्त लगा तो देखा कि साला अगर ये चीज कामयाब हो गई तो हम तो 40 के भी नहीं रहेंगे साहब। जी। और जो इनकी, जिसे हम कहते हैं ना ट्रेडिशनल सीट, परंपरागत सीट अमेठी, वहां से हारे और ये वायनाड गए। अब वायनाड के बाद नीचे तो साहब हिंद महासागर है, केरला से नीचे कहां जाएंगे और कितनी दूर जाएंगे साहब? समझ रहे हैं आप? इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि साहब हमने हर तरीके से मोदी को बदनाम करने की कोशिश करी, सब कुछ किया। मोदी एंटी मुस्लिम है, मोदी एंटी सिख है, मोदी एंटी पुअर है, मोदी एंटी फार्मर है, मोदी यहां तक कि एंटी हिंदू भी है। कैसे? ये तो ब्राह्मणवादी है, ये तो पिछड़े को पसंद नहीं करता, ये तो शेड्यूल कास्ट और जो दलित है उनको पसंद नहीं करता। इन्होंने हर वो संभव प्रयास किया इस समाज को तोड़ने के। ये भूल गए कि जितना पैसा मोदी ने मुस्लिम या माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। और नहीं। माइनॉरिटी माइनॉरिटी की कोई लड़की, अगर कोई मुस्लिम लड़की ग्रेजुएशन कर लेती है तो तुरंत उसको 51,000 रुपए देते हैं, उसके खाते में डालते हैं कि साहब बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कीजिए, कभी तुम्हारा निकाह पढ़वा के तुम्हारे को आगे ना लगा दे, पढ़ो। मैक्सिमम पैसा आगा खान ट्रस्ट को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, आपने उस दिन वो उनका कार्यक्रम था, आपने उसमें भी सुना मोदी जी। बिल्कुल। सिखों के लिए
84 के दंगों में कांग्रेस पार्टी ने कैसे प्रायोजित रूप से इसको मैं कहता हूं स्टेट स्पॉन्सर्ड जिनोसाइड, सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री उसके अंदर मुलवस थे, वो सब किया उन्होंने। और जब 350 साल हुआ गुरु गोविंद साहब सच्चे पातशाह का, तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, नीचे चले जाओ, तमिलनाडु में, आंध्रा में, जितने राजभवन हैं, गवर्नर हाउस हैं भारत के, और एलजी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो है यूट्यूब में, सब में महाराज का प्रकाश हुआ, कीर्तन दरबार सजे, मोदी साहब ने खुद अपने सिर पे दस्तार सजाई, बंगला साहब भी गए, बेर साहब भी गए। बिल्कुल दिल से मोहब्बत करते हैं सिखों से, हमारे धर्म से, हमारे मजहब से, हमारी कौम से दिल से मोहब्बत करते हैं। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, चोई साहब, उस वक्त वो सिख के भेष में, एक सिख के रूप में रहे, आपने देखी होंगी तस्वीरें। मेरा कहने का भाव ये है कि फिर ये कहते हैं कि साहब ये गरीबों के खिलाफ है, तो यार वो सिलेंडर पहुंचाए, आयुष्मान भारत जैसे, वो जनधन योजना, और पता नहीं, वो तो खैर बहुत बेहतर तो और कोई लोग होंगे जो बता पाएंगे आपको बारीकियों में, जिनका इसके ऊपर पकड़ मास्टरी है जबरदस्त। पर ब्रॉडली जितना मैं समझता हूँ, गरीब किसान के लिए, अरे ये तकैत का जो 4 जून 2020 का हिंदुस्तान अखबार में आर्टिकल छपा है, इसका इंटरव्यू छपा है, आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप अलर्ट आदमी है। उसने इसने ये स्वागत तो किया था था। कि स्वागत किया था, मोदी का धन्यवाद बिल्कुल किया था। बिल्कुल। अब वो गुलाटी मार गया 180 डिग्री, बिल्कुल फ्लिप मार गया, अपनी पोजीशन चेंज कर गया। तो हिपोक्रेसी जो है, वो हिपोक्रेसी नजर भी आ रही है और एक्सपोज भी हो रही है, दिख भी रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री ना तो किसी के हक में और ना किसी के खिलाफ, इसकी जहनियत में, इसकी सोच में, इसके विचार में 135 करोड़ भारतवासी हैं, और भारत माता की जय जयकार कैसे हो, भारत विश्व गुरु कैसे बने, इस प्रकार की एक परिकल्पना लेके ये लोग चले। मेरा खूब इंटरेक्शन रहा है, मैं खूब मिला हूं आरएसएस के लोगों से, उनके बीच में खूब रहा हूं मैं, बहुत नजदीक से देखा है। तो इनकी कल्पना में ना कुछ रिस्पेक्ट है हमारे गुरुओं के लिए, इनकी कल्पना में कुछ जुनून है एक देश के लिए। तो मैं नहीं समझता कि ये इनकी ये जो हरकतें हैं, जैसे आपने सवाल पूछा कि बहुत तकलीफ हुई साहब, बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ उस दिन, तकैत को कि भी गोली क्यों नहीं चलाई दिल्ली पुलिस ने, गोली चलानी चाहिए थी। हाँ बताइए, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था वो। तो सच इसका निकल गया मतलब ना, है कि इसका मतलब है आप किसानों को मरवाना चाहते थे। वो वो सच निकल के उनका बाहर आ गया। और वो बाहर भी ऐसे आया कि साहब लोगों ने देखा उसको तसल्ली से कि भाई ये क्या कह रहा है। और एक और हिपोक्रेसी उसकी, वो 26 तारीख को कह रहा था, हाँ जो लोग जिन्होंने किया पकड़ लो, चलाओ मुकदमा, कर दो अंदर। फिर प्रधानमंत्री से बात करने के लिए या सरकार से बात करने के लिए वो एक प्री कंडीशन लगा दी, इनको छोड़ो साहब, ये तो बीजेपी और आरएसएस के नहीं थे। एक दिन पहले तो तुम कह रहे थे बीजेपी आरएसएस के हैं, आज तुम कह रहे हो तुमको छोड़ दो, सड़ने दो उनको, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई। तो इनको उस दिन भी पता था ये हमारे लोग हैं, इनको आज भी पता है हमारे लोग हैं। और ये सच्चाई, वो ग्रेटा की आपने कहा ना कि परेशानी है, वो बल्कि उस चीज की खुशी है कि वो निकल के आई बात है, उनका पता लगा कि कौन कौन क्या क्या लेके क्या क्या कर रहा है, और ये कहाँ से एजेंडा सेट हो रहा है, और कहाँ से ये सब चीजें निकल के आ रही है, पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वो पर्चा दर्ज करने के लिए मेरे को बड़ा कैरेज आया है, वो क्या नाम उसका, कंवर चीमा, कि साहब आपने पर्चा दर्ज कर लिया एक लड़की के ऊपर, बच्चे के ऊपर, मतलब वो डॉजियर ऑफ एविडेंस है। उसकी बाल की खाल खींचने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे मुल्क में एक पर्चा दर्ज करना पड़ता है, जो एसएचओ कर लेता है। उसके लिए प्रधानमंत्री को या किसी और केंद्रीय मंत्री को कहने की जरूरत नहीं है, पर्चा एसएचओ दर्ज करके करेगा इन्वेस्टिगेट, और सच्चाई निकल के भी आ जाएगी। रमनीक भाई, मैं लास्ट में ये समझना चाहता हूं कि 1984 का नरसंहार, गुरुओं की शहादत, ये सब कैसे भूल सकते हैं लोग? लोग क्यों भूल गए हैं गुरुओं की शहादत को, और गुरुओं के परिवारों को किसने शहीद किया था? 1984 के दंगे, बल्कि वो भी नरसंहार था, जलते हुए टायर,
गले में डाल दिए गए। आज भी वो परिवार बिलखते हैं, न्याय की इंतजार में है। पर कोई भी कौम इन चीजों को भूल कैसे सकती है? तो साहब, ना तो ये एक ऐसी चीज है जो मिटाई जा सकती है, ना ये ऐसी चीज है जो भुलाई जा सकती है। ये हमारे देश के इतिहास में ना साहब, ये एक बदनुमा धब्बा है। और ये धब्बा उन लोगों जी। का लगाया हुआ धब्बा है साहब, जिन्होंने बहुत लंबे वक्त तक इस मुल्क के ऊपर राज किया। जी। और वो लोग जो इसके आर्किटेक्ट थे, या जिन लोगों ने ये कांड सारा किया, उनको कभी वजीर बनाया, कभी एमपी बनाया, चुनाव हारे तो उनको राज्यसभा भेजा, और जब स्टेट में चुनाव जीते तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। कमलनाथ को, जगदीश टाइटलर को इनको मंत्री बना के रखा, कमलनाथ को अभी मंत्री बनाया, सज्जन कुमार को एमपी बना के रखा, इनको सिक्योरिटी दे के रखी। ये जी। लोग सिखों के कातिलों को रिवॉर्ड करने वाले, उनको जिसे कहते हैं ना, तोहफा देने वाले लोग हैं ये लोग। और मुझे कोई इसमें संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है, और मैं 50 बार बोल चुका हूं, मैं और बोलूंगा 50 बार, छाती ठोक के बोलूंगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसके अंदर मुलव्वस थे। उन्होंने खुद सुपरवाइज किया, जा जाके वो कोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट है जगदीश टाइटलर की, उसने तारीख बताई है कैसे 1 नवंबर को, 2 नवंबर को वो खुद अलग अलग जगह जा जाके बिना प्रोटोकॉल के, एक प्रधानमंत्री एक एम्बेसडर गाड़ी में एक ऐसे आदमी के साथ गाड़ी में घूम रहा है, और जहां जहां वो जाके आ रहा है वहां वहां कत्लो गारत हो रही है। और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से, पब्लिक स्टेज से वो प्रधानमंत्री कहता है कि साहब, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जब धरती हिलती है तो सिर्फ और सिर्फ सिख मारे जाते हैं, उनकी बच्चों की, उनकी बेटियों की इज्जत बेआबरू की जाती है, गले में टायर डाल के जला दिया जाता है। तो जब सरकार ही मारने पे आ जाए तो कोई क्या करे। और ये 84 की बात है। और मैंने जैसे आपको कहा ना साहब, कि आपसे बात करते हुए शुरू में कहा था कि बड़ी शर्मनाक बात है कि ये कहना पड़ा या कहा पंजाब के मुख्यमंत्री ने कि जी 1984 जैसा माहौल बन जाएगा, ब्लू स्टार जैसे। आप तो खुद हवा दे रहे हैं इन बेवकूफों को। आप मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री आप क्या कर रहे हैं? फिर आप रिजाइन दीजिए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं और सुलटा देंगे, कोई बात नहीं। आपकी जरूरत क्या है? जब आपने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टें जो हैं उनको अगर आपने ट्विटर पे देना है, और आपने ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान ट्विटर पे देने हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देने हैं, तो आपकी जरूरत नहीं है साहब। और जहां तक आपने ये बात कही कि 84 को भुलाया, नहीं भुलाया जा सकता साहब। और क्यों भुलाएंगे? जो आप लोगों ने किया उसको क्यों भुलाएंगे और क्यों बख्शेंगे आप? वो आपकी करतूत, आपकी हरकत है साहब, जो आपकी अगली नस्ल पे दिख रही है अब। माफ करना, कहीं ना कहीं तो वापस आता है ना साहब। बिल्कुल। तो आपकी अगली नस्ल तड़प रही है कि मैं कुछ बन जाऊं। कुछ होने जाने वाला नहीं है। हजारों लाखों सिखों की बद्दुआएं आपके साथ है साहब। ये बड़ी वाजे बात है साहब। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और मैं, जो मेरे सिख भाई हैं, उनके लिए मैं एक बात जरूर कहनी चाहूंगा कि दसम पिता गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने नांदेड़ से अकाल चलाना करने से पहले 52 हुक्मनामे, 52 हुक्म हम हमारे लिए दिए। उसमें बहुत सी बातें हैं। उसमें एक बात यह भी है साहब कि आपने कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, आपने कभी किसी की पीठ पीछे या किसी के मुंह पे आपने गलत नहीं बोलना किसी। महाराज साहब ने राजनीति भी सिखाई है। महाराज साहब ने बड़े साफ शब्दों में 21वां जो उनका हुक्म है, वो 21वां हुक्म ये है कि आपने सरकार की पॉलिसी को, सरकार के कानून को पढ़ना है। तो ये रमनीक सिंह नहीं कह रहा आपको, ओंकार चौधरी नहीं कह रहा आपको, ये नरेंद्र तोमर नहीं कह रहा आपको, ये पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा आपको। ये दसम पिता के आपके लिए 52 हुक्मों में से एक हुक्म है कि आपने सरकार की पॉलिसी को भी पढ़ना है। ये कानून पढ़ तो लो पहले। ये काले कानून में काला क्या है वो तो बता दो, कोई एक आदमी बता दो। और सिक्खी के मार्ग पे चलना, गुरबानी का आदेश, गुरुओं का आदेश मानना, इतना ही है। बाहर से सिख दिखना और अंदर से सिख होना बड़ा फर्क है। 52 हफ्ते साल के और 52 हुक्म महाराज साहब के,
हफ्ते में एक का स्मरण कर लो, 40 साल की उम्र में 10 साल में पढ़ना शुरू करो, तो 30 बार आपका अभ्यास हो जाएगा कि गुरु साहब ने कहा क्या। उसके बाद कोई आप में से ये खालिस्तान की बात नहीं करेगा, कोई आप में से ये फजूल बेकार की बातें नहीं करेगा साहब। किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है और हम इस हिंदुस्तान के सिर का ताज हैं। ये जो त्रिमूर्ति के शेर है ना, घूम घूम के देख लो, तीनों तरफ मैं खड़ा हूं, मैं हूं शेर। 135 करोड़ हिंदुस्तानी वो शेर है, तुम किस किस से लड़ोगे। ओंकार चौधरी शेर है, मैं शेर हूं, किस किस से लड़ोगे भाई। बहुत बड़ी बात है। रमनीक भाई, आप जुड़े, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत आभार। और ये एक ना, सिलसिला, जी एक जी मैं जी छोटा बात अंत में जोड़ना चाहूंगा और बड़ी संक्षेप में निपटाऊंगा। जी जी। ये लोग जो गुरपतवंत पन्नू है, ये लोग है ना, ये ये बाहर बैठ के बात करते हैं धालीवाल। मैं इनकी वन वे टिकट का खर्चा मैं उठाता। इनको बुलाओ और इनको बोलो कि तुम मेरे सामने खड़े होके ना, ये तो बातें वहां खड़ा होके कर रहा है ना, तू अपनी जगह बता कि तूने ये बात कहाँ कहनी है। सिंघू बॉर्डर पे कहनी है, टीकरी पे कहनी है, गाजियाबाद में कहनी है, यूपी गेट पे कहनी है, लाल किले से कहनी है, तो कहाँ कहनी है, तू वहां खड़ा होके बोल के दिखा दे, बोल के दिखा दे। एक इकोसिस्टम के अंदर बैठ के ये बातें करनी बहुत आसान है साहब। मेरे देश में आके मेरी जमीन पे खड़ा होके मेरे मुल्क के खिलाफ बोल के दिखा। 135 करोड़ शेर हैं इस देश में, और ये विलुप्त प्रजाति नहीं है, ये जाग रहे हैं धीरे धीरे, और तुम जैसे सब देशद्रोहियों को खा जाएंगे हम, चिंता मत करो। उनको पता है ये शेख चिल्ली का हसीन सपना सपना ही रह जाना है। पहले भी इन्होंने प्रयास किया था पंजाब को सुलगाने का, लेकिन क्या हस्र हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद रमनीक सिंह जी, आप जुड़े, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आगे भी कोशिश करेंगे, जब जब आप समय देंगे जरूर जुड़े। जब अच्छा लगे साहब, हमेशा थैंक यू उपलब्ध। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।